हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट क्लासेस। आज अपनी इस वीडियो में हम क्लास 10th का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि हमने हर टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए तो आपकी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। हमें नेचुरल इंडिकेटर का पेयर बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज, दूसरा है टर्मरिक एंड लिटमस, तीसरा फिनोल्फ्थालीन एंड मिथाइल ऑरेंज एंड फोर्थ है मिथाइल ऑरेंज एंड टर्मरिक। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके जो बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर इसका आंसर की बात हम करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, यानी जो हमारे नेचुरल इंडिकेटर है वो हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे। देखिए, हमें पता है पहला नेचुरल इंडिकेटर जो एनसीईआरटी में दिया है वो है लिटमस पेपर। लिटमस अ पेपर, ठीक है। ये हमारा क्या है, पहला नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा अगर दूसरे के इंडिकेटर की हम बात करें वो है हमारा टर्मरिक, यानी टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक, हमारे एनसीईआरटी में 3 से 4 नेचुरल इंडिकेटर हमें दिए हैं जो हमें ये बताते हैं इंडिकेटर का काम क्या है। देखिए, इंडिकेटर हमें ये बताते हैं कि हमारे सामने जो चीज़ है वो हमारे सामने एसिड है या हमारे सामने बेस है, ठीक है। तो हमारा लिटमस पेपर हो गया, लिटमस पेपर का टर्मरिक हो गया। तीसरा हमारा जो है, आप बीट का इस्तेमाल कर सकते हो। फोर्थ आपका, आप जो कह सकते हो आपका ओनियन हो गया। ये सब क्या है, आपके नेचुरल इंडिकेटर ही तो हैं। तो अगर हम अपना ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन दे रखा है लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज। देखिए, मिथाइल ऑरेंज आपका नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा है टर्मरिक एंड लिटमस। यस, ये हमारा आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि टर्मरिक भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है और लिटमस भी क्या है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। तीसरा है फिनोल्फ्थालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। देखिए, ये भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है और मिथाइल ऑरेंज हमारा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो हमारा करेक्ट आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द टर्मरिक एंड द लिटमस पेपर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगला क्वेश्चन में कहते हैं, अगला क्वेश्चन है अ केमिकल कंपाउंड। एक केमिकल कंपाउंड के बारे में हमें बताना है जो किस में इस्तेमाल होता है, जो इस्तेमाल होता है ग्लास में, सोप में और किस में, पेपर इंडस्ट्री में। क्या इसका आंसर होगा? देखिए, हमें उस केमिकल के बारे में बताना है, क्या एक ऐसे केमिकल कंपाउंड के बारे में बताना है जो इस्तेमाल किया जाता है ग्लास की इंडस्ट्री में, सोप की इंडस्ट्री में, पेपर की इंडस्ट्री में। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका इसमें भी क्या होना चाहिए, आपको एनसीईआरटी अच्छी तरीके से आपने पढ़ी होनी चाहिए। देखिए, ये आपका एक आता है जिसे हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? वॉशिंग सोडा को दूसरा हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट हम इसे बोलते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं वॉशिंग सोडा हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये इसका जनरली इस्तेमाल किस में करा जाता है? इसका जनरली इस्तेमाल होता है किस चीज़ में, यानी इसका इस्तेमाल होता है ग्लास इंडस्ट्री में। तो हम इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका इस्तेमाल किया जाता है ग्लास की इंडस्ट्री में, साथ ही साथ में सोप की इंडस्ट्री में, या सोप की इंडस्ट्री के साथ साथ हम किस में इसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं इसका, दैट इज द पेपर की इंडस्ट्री में। अब देखिए, अगर सोडियम कार्बोनेट का नाम आ ही गया है तो हमें इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, अगर सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है। इसकी अगर बात की जाती है, अगर हम इसके बारे में और देखें तो ये एक तरीका क्या है, एक तरीका बेस है। आपको ये पता होना चाहिए, बेस है। अगर आप चाहो इसका पीएच नंबर याद कर सकते हो। पीएच इसका क्या होता है? पीएच इसका होता है दैट इज 11। 11 इसका पीएच हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल हमने देख ही लिया कि इसका इस्तेमाल ग्लास बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, सोप में इसका इस्तेमाल होता है, पेपर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। आप इसका एक दो इस्तेमाल अगर और चाहो तो इसका इस्तेमाल आप लिख सकते हो कि इसका इस्तेमाल वाटर को सॉफ्ट करने में भी किया जाता है, यानी यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, यानी पानी को सॉफ्ट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो इस केस में जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ वॉशिंग सोडा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें जो दिया है इन्होंने, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे बोला है कि एक एक्वा सॉल्यूशन है ऑफ सॉल्ट जो कि ब्लू लिटमस को किसे कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू लिटमस को वो कन्वर्ट कर रहा है दैट इज अ रेड में। हमें सॉल्ट बताना है जो रिएक्शन से हमें ऑब्टेन होगा। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमने क्या लिया, हमने यहाँ पे एक एक्वा सॉल्यूशन हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन में कोई सॉल्ट का जो कि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है।
देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर होना क्या चाहिए? इसका आंसर जो हमारा होगा, पहले हम आंसर को डिस्कस करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द HCl एंड NH4OH। इसका आंसर हमारा ये होना चाहिए। अब बात ये आती है, HCl को तो हम बोल देते हैं दैट इज HCl, तो हमारा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा जो हमारा NH4OH क्या है? NH4 हमारा होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी NH4 हमारा जो होता है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। जो हमारा क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर रहा है? रेड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रही है तो ये बात बोली जा सकती है कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या? देखिए, हमने ये बात पढ़ी है कि अगर कोई जब हम अगर एसिड की बात करते हैं तो वो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आप अगर HCl की NH4OH की अगर रिएक्शन करोगे तो आपको क्या ऑब्टेन होगा? आपको ऐसी चीज ऑब्टेन होगी जो आपको क्या कर देगी, यानी वो लिटमस को, सॉल्यूशन को क्या कर देगी? रेड में कन्वर्ट कर देगी। सो अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या बैठता है? राइट आंसर इसका बैठता है दैट इज द ऑप्शन नंबर डी, HCl एंड द NH4OH, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पे देखा। तो चलिए अब थोड़ा और आगे चलते हैं और चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, यानी अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हम चाहें तो इसकी मैं आपको रिएक्शन और लिख देता हूँ इसकी, तो आपको आसानी होगी ये समझने की। देखिए, NH4OH अगर रिएक्शन करता है आपकी HCl से तो आपको क्या बनाएगा? वो आपका बनाएगा NH4Cl, और साथ में आपका बनाएगा, आपका बनाएगा H2O। आपको ये रिएक्शन भी याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोला गया है द सॉल्ट प्रेजेंट, वो सॉल्ट का नाम बताइए जो प्रेजेंट रहता है किसमें? टूथ के इनेमल में। आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक दे रखा है कि टूथ का इनेमल में एक बॉक्स है, उसमें क्वेश्चन दे रखा है हमारा। अगर इसकी बात की जाती है, हमारा जो टूथ इनेमल होता है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो जो हमारा टूथ इनेमल जो हमारा होता है, जो हमारा टूथ इनेमल है, वो एक तरीके का वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। एक तरीका क्या है ये? कैल्शियम फॉस्फेट हमारे टीथ में भी देखने को मिलेगा आपको, और साथ ही साथ में हमारी बोन्स में भी हमें क्या करता है? देखने को मिलता है ये, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस मिनरल की बात करें, क्योंकि इस मिनरल को हम हाइड्रोक्सी पेटाइट बोलते हैं। आप इसे याद कर सकते हो, हाइड्रोक्सी पेटाइट भी से बोला जाता है। और ये मिनरल जनरली कहाँ प्रेजेंट होगा? आपके टूथ इनेमल में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक एक्वा सॉल्यूशन है, हमने एक्वा सॉल्यूशन NaCl को प्रिपेयर करा डिस्टिल वाटर में। अब हमें बताना है इसका सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। देखिए, अगर NaCl की बात की जाए, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, हमने उसे कहाँ डाला? उसे डिस्टिल वाटर में, यानी हमने कहाँ डाल दिया? उसे डिस्टिल वाटर में डाला है, ठीक है। जब आप उसे डिस्टिल वाटर में डालोगे तो जो उसका पीएच जो होगा वो अराउंड क्या होगा? 7 होगा, यानी पीएच इसका हमें देखने को मिलता है 7 मिलता है। आपको पता है पीएच की अगर हम बात करें, पीएच अगर 7 है तो वो चीज़ क्या होगी? न्यूट्रल होगी। अगर लेस देन 7 है, यानी 7 से कम है, तो वो चीज़ आपकी क्या होगी? एसिडिक होगी। और अगर 7 से ज़्यादा यानी मोर देन 7 है, तो वो आपकी चीज़ क्या होगी? बेसिक होगी। अगर हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं NaCl की, यानी सोडियम क्लोराइड की, अगर हम उसे पानी में डालेंगे तो उसका पीएच क्या आएगा? आपका 7 आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमने सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड को लिया है, उसने पानी के साथ रिएक्ट करा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। साथ ही में हमें क्या देखने को मिली? हीट भी उसमें देखने को हमें मिली, ठीक है। अब इन्होंने हमसे क्या कहा? इन्होंने हमसे कहा है कि हमें क्या बताना है? हमें इस रिएक्शन, हमें यहाँ पे पूरी चीज़ें को डिफाइन करना है कि रिएक्शन एक्चुअली हमारी कैसी थी, ठीक है। देखिए, अगर अगर हमें सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो हम कैल्शियम ऑक्साइड हमारा CaO, जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम भी हम इसे बोलते हैं, क्विक लाइम। इसने किसके साथ रिएक्ट करा है? इसने वाटर के साथ, देखिए पानी के साथ, इसने पानी के साथ रिएक्ट करा है। यस, इसने पानी के साथ रिएक्ट करा है, वाटर के साथ रिएक्ट करा है, जिसे हम H2O बोलेंगे, ठीक है, H2O, ठीक है। और हमारा क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस बना। और साथ में क्या हमें देखने को मिली? प्लस हमें हीट देखने को मिली।
देखिए सबसे पहले तो आपको ये रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड है, उसने हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करा है और हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे देखने को मिला है। अब हमें इन्होंने क्या कहा है कि इस रिएक्शन में ये क्या एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। देखिए सबसे पहली बात, ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होगी। ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमें हीट देखने को बाहर मिल रही है, दैट्स अ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब ये रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो हमें इस बात का पता है कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो एंड ये वाला आंसर तो हमारा नहीं हो सकता एंडोथर्मिक, ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। हमारा आंसर दो हो सकता है, या तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा या हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसका पीएच क्या होगा। देखिए अगर पीएच की इसकी बात की जाती है तो इसका जो पीएच हमें देखने को मिलेगा वो पीएच हमें अराउंड 7 यानी 7 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज 7, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि जूस ऑफ टैमरिंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एसिड कॉल्ड। देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो पर्टिकुलर यहाँ पे टैमरिंड है वो है क्या, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए अगर टैमरिंड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, ब्लू लिटमस टू रेड। अगर ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो मतलब इसमें क्या है, कोई ना कोई एसिड होगा, प्रेजेंस है किसकी, एसिड की। और अगर इसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है तो ये कौन सा एसिड प्रेजेंट है, इसमें एसिड दैट इज आपका टार्ट्रिक एसिड। इसमें आपका कौन सा एसिड प्रेजेंट है, टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट है। टार्ट्रिक एसिड कहाँ देखने को मिलता है, जनरली आपको ग्रेप्स में और आपको बनाना में, एंड बनाना में आपको देखने को मिलेगा। दो जगह एसिड आपको देखने को मिलता है, क्या नाम है इस एसिड का, दैट इज टार्ट्रिक एसिड। सो द राइट आंसर जो होगा हमारे इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा क्या है यहाँ पे, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारा एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसने किसके साथ रिएक्ट करा है, उसने रिएक्ट करा है कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हमें ये बात यहाँ पे बतानी है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द NaHCO3 से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसने किसके साथ रिएक्ट करा है, इसने रिएक्ट करा है HCl के साथ। HCl क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करा और क्या बनाया, इन दोनों जब ये रिएक्ट आपस में करेंगे तो रिएक्शन करके निकलेगा इनमें से क्या, दैट इज NaCl हमें देखने को मिलेगा। NaCl के साथ हमें थोड़ा वाटर देखने को मिलता है H2O, और साथ ही साथ हमें थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर बात की जाती है कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो जो गैसियस फॉर्म में जो चीज निकल के आती है वो गैसियस फॉर्म में निकल के आती है, दैट इज हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। सो हाइड्रोजन तो हमारा आंसर नहीं होने का, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो नहीं होगा, या तो हमारा आंसर सी होगा या हमारा आंसर डी होगा। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आई है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना CO2 का, तो हम इसे किससे पास करते हैं, लाइम वाटर से पास करते हैं। लाइम वाटर से पास करने के बाद अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, हमारी CO2 गैस है। तो ये हम क्या करेंगे, ये हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि इट टर्न लाइम वाटर को किस में कन्वर्ट कर देगा, मिल्की में कन्वर्ट कर देगा। सो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 2023 का आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन है सेलेक्ट द पेयर ऑफ द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला है क्लोव एंड द वनीला एसेंस, सेकंड है ओनियन एंड द टर्मरिक, थर्ड ऑप्शन आपका क्लोव ऑयल एंड द लिटमस पेपर, एंड द लास्ट ऑप्शन आपका है वनीला एंड मिथाइल ऑरेंज। देखिए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो जनरली जिनकी हम खुशबू से यानी स्मेल से इस बात को पता लगा लें कि सामने वाली चीज एसिड है बेस है। इसमें आपका आता है जैसे क्लोव ऑयल हो गया, इसमें आपका आ गया जैसे वनीला की एसेंस हो गई, या इसमें तीसरी चीज आपकी आ गई क्या, ओनियन। हमारा राइट आंसर जो इस केस में होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लोव ऑयल एंड द वनीला एसेंस, क्योंकि इसकी मदद से हम ये बात पता लगा लेते हैं कि जो सामने वाली चीज है वो हमारे पास एसिड है या वो हमारे सामने बेस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन में क्या दिया, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन में दे रखा हाइड्रोनियम आयन आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। देखिए हाइड्रोनियम आयन की बात की जाती है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि हाइड्रोनियम आयन क्या होती हैं। देखिए एक होता है आपका, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम इसके बारे में थोड़ा डीपली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इसमें कि हाइड्रोनियम आयन है क्या। देखिए एक आपका होता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, एक आपका होता है हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए हाइड्रोजन आयन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी H प्लस से, H प्लस, और हाइड्रोनियम आयन को रिप्रेजेंट करते हैं H3O पॉजिटिव से। ठीक है, अब अगर बात करते हैं, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये है कि हाइड्रोनियम आयन कैसे प्रोड्यूस होगा। देखिए हाइड्रोनियम आयन को अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की यानी HCl की, यानी HCl गैस की, HCl को आप डिसॉल्व करोगे वाटर में, यानी आपने से किस में डिसॉल्व करा, वाटर में डिसॉल्व करा, यानी H2O में डिसॉल्व किया, तो वहां पे आपके क्या ये क्या होगा, आपको हाइड्रोनियम आयन देखने को मिलेंगे, यानी H3O पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। सो इस केस में जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड द वाटर, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच, जो फ्रेश मिल्क है उसका पीएच क्या है, 6 है। आगे बोला है टू डिले इट्स कर्डलिंग, उसकी कर्डलिंग को डिले करने के लिए हमने क्या डाला, उसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डाला, वो क्या होगा, हमें ये बात बतानी है कि उसमें सॉलिड सब्सटेंस हमने क्या डाला है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। हमें इसकी कर्डलिंग डिले करनी है। देखिए कई बार हमें ये भी प्रॉब्लम होती है कर्डलिंग का मतलब क्या है, यानी कर्डलिंग होता क्या है। देखिए कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब क्या होता है, ये एक तरीके एक मिल्क सेपरेशन होता है, यानी हम कर्ड बनाते हैं, जिसे हम जो कर्ड जिसे हम कहते हैं उसे हम इसे कह सकते हैं, उसे हमें डिले करना है, क्योंकि फ्रेश मिल्क का पीएच 7-6 है। हमें कर्डलिंग को डिले करने के लिए क्या चीज़ डालनी चाहिए वो बात हमें यहाँ पे बतानी है। तो हम इस केस में हमारा जो इस मतलब हम डिले कर्डलिंग कैसे कर सकते हैं, हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे दैट इज अ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट मदद करेगा किस चीज को करने में, सोडियम कार्बोनेट मदद करेगा कर्डलिंग को डिले करने में। ठीक है, सो हमने इसमें क्या डाला, सोडियम कार्बोनेट डाला है। सोडियम कार्बोनेट क्या करेगा, ये डिले करेगा। जब इसे फ्रेश मिल्क में डाला जाता है ये पीएच बढ़ाता है मिल्क का, पीएच ऑफ मिल्क इंक्रीज, और ये मिल्क को कर्डलिंग होने से क्या कर देता है, बचा लेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए अब हमारे अच्छे क्वेश्चन आए हैं, थ्योरी के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट यहाँ पे होंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमें क्या बताना है, नेम बताना है एंड केमिकल फॉर्मूला बताना है जो जिप्सम को हीट करने से हमें देखने को मिलेगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा, हमने जिप्सम को हीट करा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिप्सम होता क्या है, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है। देखिए हमने अगर जिप्सम के केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए तो उसे हम बोलते हैं CSO4.2H2O। हमने जिप्सम को हीट करा, व्हेन जिप्सम को जब हमने हीट करा, कितने पे हीट करा आपने, 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पे को आपने इसे हीट करा। आपको जो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, आपको मिलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखोगे तो आपको यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस देखने को मिलेगा CSO4 आपको देखने को मिलता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल ज़्यादातर किस में इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बोन को फिक्स करने में। ठीक है, सो हमने क्या करा, हम इसे कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट, सेमी हाइड्रेट भी बोलते हैं, सेमी हाइड्रेट भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करा जाता है, इसका इस्तेमाल फायर एक्सीडेंट्स में करा जाता है, इसका इस्तेमाल टॉयज बनाने में किया जाता है, इसका इस्तेमाल कई जगह होता है। सो हमें ये पता चल गया कि हमें जिप्सम को जब हमने हीट करा तो हमें क्या मिला, हमने उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा है, ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या है रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश हम करते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, ड्यूरिंग समर सीजन अ मिल्कमैन यूजुअली ऐड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, गिव रीजन। गर्मियों के समय जो मिल्कमैन होता है वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालता है मिल्क में, ऐसा क्यों है। देखिए अगर बेकिंग सोडा की बात की जाए तो होता क्या, देखिए वो ऐसा क्यों करता है, वो करता है टू प्रिवेंट, उसे खराब होने से बचाता है, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सोरिंग,
और कैसे सोरिंग से बचाएगा, देखिए जब भी आप बेकिंग सोडा डालोगे किसी मिल्क में तो वो क्या करेगा, वो सारे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। कैसे? बाय बाय न्यूट्रलाइज बाय न्यूट्रलाइजिंग, एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा बाय न्यूट्रलाइजिंग बाय द न्यूट्रलाइजिंग, ठीक है, द नेचुरली अकरिंग एसिड इन द मिल्क, इन द मिल्क, मिल्क के जितने भी जो एसिड होंगे उसे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। 10 एक्सटेंड एक्सटेंडिंग इट्स शेल्फ लाइफ एज द स्लाइटली स्लाइटली alkaline environment environment inhibit bacterial bacterial growth that cause spoilage। देखिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई मिल्कमैन होता है वो बेकिंग सोडा डालता है थोड़ा सा, बेकिंग सोडा डालने से क्या होगा, जितने भी एसिड है मिल्क में वो किल हो जाते हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती, जिससे जो आपका मिल्क है वो क्या रहेगा, बिल्कुल फ्रेश रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्या बताना है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हम देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है। इस प्रोसेस का इस्तेमाल करा जाता है किस चीज़ में, इस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है NaCl यानी NaCl को NaOH को बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस इज यूज्ड, इस प्रोसेस का इस्तेमाल तब करा जाता है, इज यूज्ड। अब देखिए रिएक्शन होती क्या है, आप ये भी लिख सकते हो कि क्लोर एल्कलाई प्रोसेस में हम किसका इस्तेमाल कर रहे थे, इस प्रोसेस में हम ब्राइन का इस्तेमाल करते थे। क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। ठीक है, इस इसमें हम करते क्या है, अगर हम इसके रिएक्शन देखें, अगर हम इसके रिएक्शन देखें तो इसमें रिएक्शन कैसे हमें देखने को मिलती है, हम क्या करते हैं इसमें, हम NaCl को लेते हैं, हम साथ में पानी का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है जिसकी वजह से हमें NaOH, साथ में क्लोरीन गैस और साथ में हमें हाइड्रोजन गैस हमें देखने को मिलती है। यहाँ भी हमारा 2 आएगा, यहाँ भी हमारा 2 है एंड यहाँ भी हमारा क्या है 2 है। ठीक है, अब अगर इसमें बात की जाती है, अब हमें यूज बताने थे कि हमें यूज यहाँ पे बताना था, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमें यहाँ पे NaOH हमारा NaOH निकल के आया है, हमारा क्लोरीन और हमारा हाइड्रोजन गैस निकल के आई है। देखिए NaOH का इस्तेमाल कहाँ होगा, NaOH का इस्तेमाल आपको पता होने चाहिए, इसका इस्तेमाल सोप बनाने में और साथ ही साथ में डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। अगर बात की जाती है क्लोरीन की यानी Cl2 की, इसका इस्तेमाल PVC में करा जाता है या पेस्टिसाइड में करा जाता है। वहीं अगर बात करूं H2 की हाइड्रोजन गैस की, इसका इस्तेमाल फ्यूल बनाने में और NH3 यानी प्रिपरेशन अमोनिया को भी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, प्रिपरेशन ऑफ NH3 में भी इसका इस्तेमाल होता है। सो 3 प्रोसेस यहाँ पे हैं, पहला है NaOH, दूसरा है क्लोरीन और तीसरा क्या है हाइड्रोजन गैस। इन तीनों प्रोसेस में आपका क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस का एक, ये तीनों चीज़ें जो हैं जो हमें क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस से मिलती हैं उनका इस्तेमाल हमने यहाँ पर देख लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अच्छा है, काफी अच्छा क्वेश्चन उन्होंने दिया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द ब्राइन, ब्राइन क्या था हमारा NaCl इन वाटर। ठीक है, a G gas is liberated at anode। ठीक है, when this gas G is passed through the Slake line, a compound C is formed। what is the use for disinfecting drinking water, which is the use for disinfecting drinking water। हमें G और C का फॉर्मूला बताना है, केमिकल इक्वेशन बतानी है, कॉमन नेम लिखना है C का। देखिए सबसे पहले अगर बात की जाती है, ये प्रोसेस जो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए
ये प्रोसेस जो हमारा है, सबसे पहले हमें इस गैस का पता होना चाहिए कि जी गैस लिबरेट हो रही है एनोड पर, जो कि हमारा क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस है। जो जी गैस जी पे इवॉल्व हो रही थी वो कौन सी थी हमारी, वो थी हमारी क्लोरीन गैस। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, क्लोरीन गैस यहाँ पे थी, आपने अब इन्होंने क्या किया कि क्लोरीन गैस को हमने स्लेक लाइम से पास किया, यानी क्लोरीन गैस हमने ली और उसे हमने किससे पास कर रहे हैं, स्लेक लाइम से पास कर रहे हैं। यानी क्लोरीन गैस हम ले रहे हैं और इन्होंने बोला है कि हम उसे क्या करेंगे, स्लेक लाइम से पास करेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन तभी आपसे सॉल्व हो सकते हैं जब आपको ये पता हो कि स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या है। हमें पता है स्लेक लाइम का फॉर्मूला जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, COH2 है। अब हमने क्या करा, इसे स्लेक लाइम से पास करा, इन्होंने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, उसे स्लेक लाइम से पास करेंगे। ठीक है, पास कर दिया। ठीक है, अब देखो बन के क्या आएगा यहाँ पे, जो हमारा बन के आएगा वो बन के आएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यानी CaOCl का 2। ये हमारा यहाँ पे बन के आया CaOCl2 हमारे यहाँ बन के आया। तो हमें केमिकल फॉर्मूला बताना था जी का। जी हमारा क्या है, क्लोरीन गैस है जिसे हम Cl2 बोलते हैं, और हमारा C क्या है, C हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, यानी CaCOCl2 है। ठीक है, ये हमारा है बन के आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बना है, हमें केमिकल रिएक्शन बतानी है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं केमिकल रिएक्शन लिखूं तो मैंने क्या लिया है, क्लोरीन गैस ली है। ये आपका ए वाले का आंसर था, ए वाले का। बी वाले का आंसर क्या होगा, बी वाले का आंसर है कि मैंने क्या ली, क्लोरीन गैस ली है प्लस कैल्शियम, इसलिए एक लाइम हमने लिया है, और हमारा क्या बन के आया है यहाँ पे, हमारा बन के आया दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट बन के आया, और साथ ही साथ में क्या बन के आया, प्लस हमारा वाटर, यानी H2 हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि नेम, कॉमन नेम बताना है सी कंपाउंड का। सी क्या था, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का कॉमन नेम हमें पता है कि इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम कॉमन नेम हमारा क्या है, कॉमन नेम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो भी क्या है इसका, कैल्शियम क्लोराइड, यानी केमिकल नेम भी क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिया। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग ऑफ द फ्रैक्चरिंग bonds with the help of the chemical equation show how it is prepared and what special precaution should be taken from the preparation of this compound। ठीक है, देखिए अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, इन्होंने हमारे सामने क्या कहा है, इन्होंने सबसे पहले हमें वो कंपाउंड बताना है जो प्लास्टर में मदद करता है। देखिए हमें पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वो क्या होता है, जनरली वो मदद करता है हमारे फ्रैक्चर ऑफ बॉन्ड्स में, जिसका फॉर्मूला है हमारा CaSO4.12H2O। ठीक है, हमें अब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर करके दिखाना है। देखिए कैसे प्रिपेयर करोगे, आप लेते हो जिप्सम CaSO4.2H2O, ये हमारा क्या है, ये हमारा जिप्सम है। आपने से 373 केल्विन पर हीट करा, आपका बन क्या है, क्या बन गया आपका, हमें बन के आ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4.12H2O प्लस। आपको ये पूरी रिएक्शन भी आनी चाहिए। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब प्रिकॉशन क्या क्या देखिए, अब आपकी प्रिकॉशन यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगी। प्रिकॉशन यहाँ पे है कि जिप्सम को हम ज्यादा हीट नहीं कर सकते, जिप्सम शुड नॉट बी हीटेड अब, जिप्सम को हम ज्यादा हीट नहीं कर सकते 373 केल्विन के ऊपर। अगर हमने हीट करा, इट विल कन्वर्ट इनटू कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये ऐसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने आने चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जिप्सम क्या है, प्रिकॉशंस इसमें हमें क्या क्या लेनी है, ऐसे क्वेश्चंस हमें पता होने चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अच्छा क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला था, काफी अच्छा क्वेश्चन ही हमारा है। पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है कि जो रेन वाटर है वो कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी, बट जो हमारा डिस्टिल वाटर है कंडक्ट नहीं कर पाता। यानी क्वेश्चन क्या है पहला, और हम इसका आंसर देखें कि रेन वाटर जो है वो डिस्टिल रेन, ये बोला कि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, डिस्टिल वाटर नहीं करता। देखिए होता क्या है, डिस्टिल वाटर जो हमारा होता है, डिस्टिल वाटर जो हमारा होता है वो कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट। हमें ऐसे आंसर्स लिखने आने चाहिए, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज
इट डज नॉट, इसमें कोई आयंस नहीं होते, इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड, कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड, इसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं होते, जैसे कि लाइक एसिड, लाइक बेस और सॉल्ट। ना तो इसमें आपका एसिड होता, ना ही आपका बेस होता, ना ही आपका सॉल्ट होता, सो हम इसमें कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वी फील बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक व्हेन वी ओवर ईट। जब कोई इंसान ज्यादा खा लेता है उसके स्टमक में ओवर हीट होती है, ओवर हीटिंग जैसा उससे कुछ लगता है, सेंसेशन बर्निंग होती है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर इसकी बात की जाए, अगर कोई पर्सन ज्यादा खा लेता है, दैट इज व्हेन वी ओवर ईट, एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में, एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक विच कॉज बर्निंग सेंसेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, विच कॉज बर्निंग सेंसेशन, इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, बर्निंग सेंसेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला अ टार्निश कॉपर वेसल रिगेन इट्स शाइन व्हेन रब्ड विद लेमन। जब कोई कॉपर का वेसल है वो खराब हो गया है और हम उसे लेमन से मतलब लेमन से रब करते हैं तो उसकी रिगेन, वो अपनी शाइनिंग को वापस कर लेता है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम ये टार्निश क्यों होता है। देखिए, टार्निश क्यों होता है, हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कॉपर वेसल, कॉपर वेसल टार्निश, टार्निश होता क्यों है वो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से वो टार्निश होता है। ठीक है, ठीक है, विच, अब इसे न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है, विच गेट न्यूट्रलाइज्ड, विच गेट न्यूट्रलाइज्ड, हम उसे कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, हम अगर उसे लेमन से रब करें, व्हेन रब विद लेमन। क्यों, अब लेमन क्यों है, क्योंकि व्हेन रब विद लेमन, एक लेमन एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई। अगला क्वेश्चन क्या है, द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा चेंज टू व्हाइट पाउडर ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब हम वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल को एयर में डालते हैं वो व्हाइट पाउडर में बदल जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इसका भी आंसर हम लिखते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ, इस तरीके से हम इसका स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे जस्ट अ मिनट, या सो हम यहाँ पे कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें हम लिखेंगे कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ही होता है। जैसे ही आप इसे एयर में रखोगे, आपने एयर में रखा, इसके जो डेकाहाइड्रेट यानी 10 मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ से हट जाते हैं, वो आपको किस में बदल जाएंगे, वो आपके बदल जाएंगे खाली सोडियम कार्बोनेट में, और वो बना लेते क्या है, दैट इज वो बना लेते हैं आपका व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर आपका वो बना लेंगे। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ये चीज भी समझी। सो हमने यहाँ पे चारों पांचों क्वेश्चन को देखा कि हमने ये देखा कि क्रिस्टल्स क्या है, वॉशिंग सोडा को जब आप एयर में डालोगे तो वो क्यों व्हाइट पाउडर में बदल जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा ई क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ई वाला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है एक एक्वा सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, वो न्यूट्रल होता है बट सोडियम कार्बोनेट हमारा बेसिक होता है, ऐसा क्यों? देखिए, सोडियम क्लोराइड जो है, अगर हम सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl होता है, वो हमारा क्या है, एक तरीके का सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे हम बोलते हैं HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस का, एंड स्ट्रॉन्ग बेस जो हमारा आता है स्ट्रॉन्ग बेस जिसे हम बोलते हैं दैट इज NaOH, NaOH। सो इसी वजह से क्या है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ही एसिड है, स्ट्रॉन्ग ही बेस है, तो ये क्या हो गया, आपका न्यूट्रल हो गया। बट अगर आप सोडियम कार्बोनेट की बात करोगे, अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, ये सॉल्ट है किसका, वीक एसिड का जिसे हम बोलते हैं H2CO3, और स्ट्रॉन्ग बेस का जिसे हम बोलते हैं NaOH का। क्योंकि इसमें क्या स्ट्रॉन्ग है, इसमें स्ट्रॉन्ग है आपका NaOH, यानी बेस स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या होता है आपका नेचर, इसका क्या आ जाता है, बेसिक आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए,
अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया, अगला क्वेश्चन हमारा एक कंपाउंड है एक्स, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। एक कंपाउंड है जिसका नाम हमारा क्या दे रखा है, कंपाउंड जिसका नाम हमें दे रखा है एक्स, ठीक है। उसका इस्तेमाल किस में हमारा किया जाता है, उसका इस्तेमाल हमारा होता है एंटा एसिड में ऑन डिकम्पोज ऑन हीटिंग, ठीक है। हमारे पास 4 क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने बोले हैं, 4 क्वेश्चन में यहाँ पे जवाब हमें देना है 4 क्वेश्चन का। पहला है नेम द कंपाउंड एक्स, हमें कंपाउंड का नाम बताना है और उसका एक फॉर्मूला हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। दूसरा है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बतानी है। तीसरा क्या है, तीसरा बताना है कि हमें एक्स का एंटी एसिड के अलावा तीसरा इस्तेमाल बताना। देखिए अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन एक्स क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन ये था कि एक कंपाउंड एक्स है जिसका इस्तेमाल एंटी एसिड के इस्तेमाल किया जाता है और ये डिकम्पोज होता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे। देखिए अगर आप देखोगे तो इस ये है हमारा एक्स जो हमारा है वो है हमारा NaHCO3, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी हम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका नाम हमें पता चल गया कि कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट है, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि डिकम्पोजिशन NaHCO3 कैसे होगी, देखिए बी वाला है डिकम्पोजिशन NaHCO3 को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है। आपका क्या बन गया Na2CO3 प्लस CO2 और प्लस आपका क्या देखने को मिला, प्लस आपका H2O देखने को मिला। तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिला, Na2CO3 CO2 प्लस H2 हमें देखने को मिला, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, एक्स का इस्तेमाल बताना है। एक्स का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हो, यानी सोडियम का बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल आप क्या कर सकते हो। देखिए आपको ये बात पता होगी कि NaCO3 को बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, इसे हम बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करा जाता है कुकिंग में, बेसिकली कुकिंग में या डो बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। सो ये तीनों क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से सॉल्व करके देखे और हमने ये जान लिया कि जो हमारा इस्तेमाल है एक्स हमारा क्या था, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल इक्वेशन इसकी क्या है और इसका इस्तेमाल एंटी एसिड के अलावा कहाँ कहाँ किया जाता है। इस वीडियो में हमने काफी सारे क्वेश्चंस को देखा, काफी तरीके से हमने उसे सॉल्व किया और ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है हमारे एग्जाम में आने की। सो इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करिए। अगली वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी मेटल एंड नॉन मेटल के चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। तो तब तक अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। थैंक यू।